रूस ने यूक्रेन के साथ युद्ध शुरू होने के बाद से अपने CAB निर्देशित ग्लाइड बमों पर काफी निर्भरता दिखाई है। क्रेमलिन अधिकारियों ने इन बमों को अजेय कहा था और काफी समय तक वे सचमुच ऐसे ही रहे। इनका उपयोग विनाशकारी रहा। हर महीने सैकड़ों या हजारों बम गिराकर यूक्रेन के कस्बों, शहरों और अग्रिम मोर्चे की किलेबंदियों को भारी नुकसान पहुंचाया गया। लेकिन बुनियादी ढांचे को तबाह करने और भारी जनहानि करने वाले CAB बमों के दिन अब शायद खत्म होने वाले हैं। यूक्रेन ने इन्हें रोकने का तरीका ढूंढ लिया है, जिससे ये महंगे विस्फोटक बेकार हो गए हैं और रूस का खतरा भी काफी कम हुआ है। ये जानना जरूरी है कि ये बम कितने बड़े खतरे हैं, तभी समझ पाएंगे कि ये क्यों मायने रखता है। CAB यानी समायोज्य विमान बम मूल रूप से अमेरिका के जॉइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन यानी JDAM का रूसी समकक्ष है। JDAM गाइडेंस किट्स डम बमों को स्मार्ट, सटीक हथियार बनाती हैं, जिससे वे युद्ध में ज्यादा प्रभावी हो जाते हैं। CAB भी लगभग यही काम करता है। यह डम बमों को अपग्रेड करता है, उनमें स्टीयरिंग फिन्स और सैटेलाइट संचालित गाइडेंस सिस्टम लगाता है, जिससे वे पहले से तय किए गए स्थानों पर निशाना साध सकते हैं। इनकी सटीकता बेहतरीन होती है। सही मौसम और स्पष्ट रीडिंग्स में ये 20 मीटर या 65 फीट की त्रुटि सीमा में लक्ष्य पर वार कर सकते हैं। ये किसी खास इमारत या संरचना को निशाना बनाने के लिए काफी से भी ज्यादा है, जिससे रूस के लिए अपनी मनचाही जगहों को बेहद भरोसेमंद तरीके से तबाह करना आसान हो जाता है। फोल्डिंग विंग्स से कैब्स को ज्यादा रेंज मिलती है। कुछ लगभग 40 मील या 65 किलोमीटर तक पहुंच सकते हैं, लेकिन कुछ इससे भी ज्यादा दूर जाते हैं। सबसे उन्नत मॉडलों में नवीनतम और सबसे बेहतरीन UMPK गाइडेंस मॉड्यूल लगे होते हैं, जिनकी दावा की गई रेंज लगभग 120 मील या 195 किलोमीटर है। हालांकि ये रेंज कई मिसाइलों और शाही ड्रोन जैसे मानव रहित हवाई वाहनों की 1000 मील रेंज जितनी नहीं है, फिर भी इस आकार के बम के लिए ये दूरी प्रभावशाली है। ये रूस को अपने ही हवाई क्षेत्र के भीतर से कैप्स दागने की अनुमति देता है, जिससे वह यूक्रेन के कब्जे वाले या सीमा पार क्षेत्रों को निशाना बना सकता है। एक बार लॉन्च होने के बाद बम का GPS नेविगेशन सिस्टम सक्रिय हो जाता है और हथियार अपने फिन्स का इस्तेमाल करके खुद को अपने निर्धारित लक्ष्य तक ले जाता है। और एक बार जब वे वहां पहुंच जाते हैं तो उनमें गंभीर नुकसान और विनाश करने के लिए पर्याप्त से भी ज्यादा विस्फोटक शक्ति होती है। वॉरहेड्स के आकार और ताकत में काफी अंतर होता है। छोटे वेरिएंट्स में लगभग 225 किलोग्राम 500 पाउंड के वॉरहेड्स होते हैं। कुछ अन्य वॉरहेड्स इससे दोगुने होते हैं, जो 1000 पाउंड या लगभग 450 किलोग्राम तक पहुंचते हैं। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। रूस इससे भी कहीं ज्यादा भारी वेरिएंट्स तैनात करता है। उदाहरण के लिए कैब 1500 में लगभग 1500 किलोग्राम यानी 3000 पाउंड से ज्यादा वजनी वॉरहेड होता है। ये वाकई में जबरदस्त तबाही मचाने वाले हथियार हैं। टकराने पर ये 50 फीट चौड़े गड्ढे बना सकते हैं, जो मजबूत लक्ष्यों, प्रबलित संरचनाओं और अहम बुनियादी ढांचे को नष्ट करने के लिए बनाए गए हैं। इन भारी भरकम वॉरहेड्स का इस्तेमाल तब किया जाता है जब क्रेमलिन की युद्ध मशीन कम से कम समय में अधिकतम तबाही मचाना चाहती है। क्या कंक्रीट के बंकरों व यूक्रेनी रक्षा ठिकानों को नष्ट करने या नागरिक बुनियादी ढांचे को पूरी तरह मिटाने के लिए? और बात सिर्फ इतनी नहीं है कि इन कैब्स की रेंज जबरदस्त है, ताकत बहुत ज्यादा है और सटीकता भी बेहतरीन है। इन्हें रोकना या इंटरसेप्ट करना मुश्किल है, क्योंकि ये तेज रफ्तार से उड़ती हैं और लक्ष्यों तक कई 100 मील प्रति घंटे की स्पीड से पहुंचती है। साथ ही इन्हें बनाना भी महंगा नहीं है। उदाहरण के लिए एक हाई एंड कैब जिसमें UMPK मॉड्यूल लगा हो, रूस को प्रति यूनिट लगभग $25,000 का खर्च आएगा। इन्हीं कारणों से कैब रूस के शस्त्रागार का जरूरी हिस्सा बन गए हैं और यूक्रेन को भी इसे मानना पड़ा। देश के अखबार स्ट्राना ने 24 अक्टूबर 2025 को लिखा, रूसियों के हाथ जैकपॉट लग गया है। उनकी कैब्स शाहिद ड्रोन से 2-3 गुना ज्यादा विस्फोटक ले जाती है, तेज उड़ती है, UMPK की बदौलत कम अनुमानित ढंग से पैतरे बदलती है और मिसाइल से छोटी होने के कारण मार गिराना मुश्किल होता है। सैन्य पोर्टल द वॉर जोन ने भी सहमति जताई और लिखा, लंबी दूरी वाले UMPK मॉड्यूल के साथ
CAB वायु रक्षा के लिए बड़ा सिरदर्द है। इन्हें मारना मुश्किल है क्योंकि ये छोटी, तेज है, 250-310 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ती हैं और थर्मल सिग्नेचर नहीं छोड़ती। कई महीनों तक रूस ने इन हथियारों का पूरा फायदा उठाया। साल 2024 के दौरान रूस ने हर महीने इनमें से लगभग 3200 से 3500 तक गिराए। 2025 में यह आंकड़ा बहुत बढ़ गया। कुछ महीनों में कई हजार काप्स गिराए गए। असल में अक्टूबर 2025 के एक ही हफ्ते में रूसी विमानों ने हैरान कर देने वाले 1370 काप बम गिराए। यूक्रेनी रक्षा बलों के लिए ये बड़ा झटका था। उन्हें लगा था कि काप खतरे से निपटने का तरीका मिल गया है। 2024 में कीव की सेनाओं को पता चला कि इन गाइडेड बमों की कई खूबियों के बावजूद इनकी एक बड़ी कमजोरी थी, इन्हें जैम किया जा सकता था। ऐसी ही कहानी कई गाइडेड हथियारों के साथ भी है, क्योंकि वे आमतौर पर अपने लक्ष्यों को खोजने और उन पर हमला करने के लिए सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम पर निर्भर करते हैं। विपक्षी सेनाओं के लिए उन सैटेलाइट सिग्नलों को जैम करना संभव है, जिससे ये स्मार्ट बम फिर से साधारण बम बन जाते हैं और वे बिना दिशा के उड़ते हैं और अपने लक्ष्य तक पहुंचने की संभावना बहुत कम हो जाती है। जैम होने के बावजूद वे अब भी भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन अक्सर अपने रास्ते से भटक जाते हैं और अपने निर्धारित लक्ष्यों को चूक जाते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो इन बमों की संचार व्यवस्था को जैम करना युद्ध के मैदान में उनके प्रभाव को काफी हद तक कम करने और उनके द्वारा होने वाले नुकसान और हताहतों की संख्या घटाने के सबसे अच्छे तरीकों में से एक है। तो यूक्रेन ने ठीक यही किया। इसके इंजीनियरों और रक्षा उद्योग के पेशेवरों ने CAB के डिजाइन का अध्ययन किया, यह समझा कि यह कैसे काम करता है और अपनी खुद की इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर उपकरणों का इस्तेमाल करके उनकी संचार व्यवस्था को निष्क्रिय कर दिया। शुरू में यह तरीका अच्छी तरह से काम किया। उस समय रूस जिन CAB का इस्तेमाल कर रहा था उनमें अपेक्षाकृत साधारण कोमेटा 4 नियंत्रित रिसेप्शन पैटर्न एंटीना सिस्टम था। इसे एक अनुकूली एंटीना, नल स्टीयरिंग एंटीना या बीम फॉर्मिंग एंटीना के नाम से भी जाना जाता है। CRPS सिस्टम में कई एंटीना एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। कोमेटा 4 सिस्टम में 4 एलिमेंट्स थे जिन्हें कई तरह से इस्तेमाल किया जा सकता था। उदाहरण के लिए कई एंटीना से आने वाले सिग्नल्स को एक साथ जोड़कर उनके सिग्नल को बढ़ाया जा सकता था। इसके अलावा और भी महत्वपूर्ण बात यह है कि अलग अलग एंटीना का इस्तेमाल सिग्नल्स को घटाने या बेअसर करने के लिए किया जा सकता था, ठीक वैसे ही जैसे नॉइस कैंसलिंग हेडफोन इस्तेमाल के दौरान कुछ खास बाहरी आवाज़ों को चुनकर ब्लॉक कर देते हैं। इस विधि से कोमेटा 4 से लैस CAB कुछ जामर्स को आसानी से दरकिनार कर सका और अधिक सटीक रूप से कहे तो अपनी कुल 4 एंटीना इकाइयों के साथ कोमेटा 4 एक समय में 3 जामर्स तक को प्रभावी रूप से बेअसर कर सकता था। हालांकि यूक्रेन के लिए यह बड़ी समस्या नहीं थी। यूक्रेन को बस एक बार में कम से कम 4 जामर्स का इस्तेमाल करना था ताकि ये बम बेकार हो जाएं, उन्हें अपने लक्ष्यों जैसे कि फ्रंट लाइन किलेबंदी से भटका दें और खाली मैदानों या ऐसे इलाकों में फट जाएं जहां उनके असली नुकसान पहुंचाने की संभावना बहुत कम हो। कुछ समय ये तरीका चला। रिपोर्ट्स के अनुसार रूस के कई बम लक्ष्य से दूर गिर रहे थे। कई मिलियन डॉलर के विस्फोटक बर्बाद हो रहे थे क्योंकि जो बम सैनिकों की भीड़ या बंकरों को निशाना बनाने वाले थे वे किसानों के खेतों या अन्य खाली और बेकार जमीन के टुकड़ों में गिर रहे थे। रूस ने अपनी तकनीक अपग्रेड कर ली। यूक्रेनी रक्षा उद्योग के प्रवक्ता के अनुसार CABs की प्रभावशीलता उनकी मार्गदर्शन प्रणाली पर निर्भर करती है। पहले वे कोमेटा 4 CRPA का इस्तेमाल करते थे और बाद में यूक्रेन ने अपने इलेक्ट्रॉनिक युद्ध सिस्टम कोमेटा 8 का विस्तार किया। कोमेटा 4 की तुलना में दोगुने तत्वों के साथ कोमेटा 8 ने CABs को एक समय में 7 जैमर तक के असर को बेअसर करने की अनुमति दी और एक एंटीना बचा रहता था, जिससे इसकी संचार व्यवस्था बनी रहती थी और ये अपने सटीक लक्ष्य पर निशाना साधना जारी रख सकता था। एक बार फिर यूक्रेन ने इन नए सिस्टमों का मुकाबला करने के लिए कड़ी मेहनत की और अतिरिक्त एंटेना को जैम करने के लिए और अधिक इलेक्ट्रॉनिक युद्ध EW उपकरणों में निवेश किया। लेकिन रूस लगातार दाव बढ़ाता रहा। ये एक बुखार सी उन्मादी खींचतान था जिसमें दोनों पक्ष लगातार एक दूसरे के अपग्रेड को निष्क्रिय करने के लिए और आगे बढ़ते जा रहे थे। यूक्रेन ने कोमेटा 8 से निपटने का तरीका निकाला तो रूस ने
सैटेलाइट गाइडेंस सिस्टम में सुधार कर उसके तत्वों की संख्या पहले 12 फिर 16 कर दी। इतना ही नहीं, उन्होंने एंटेना के काम करने का तरीका भी बदल दिया। प्रवक्ता ने कहा, रूसियों ने CRPA की नई सीरीज विकसित की। हम इस रचना की तुलना द्वितीय विश्व युद्ध के एनिग्मा विकास से करते हैं। ये CRPA इतनी जैमिंग झेल सकती है जो उनके एंटेना एलिमेंट से कहीं ज्यादा है। यहां तक कि रूस के बमों में 8 एलिमेंट वाला सिस्टम लगाया गया, जिसे काउंटर करने के लिए पूरे 19 जैमर की जरूरत पड़ी। कुछ इतने रेजिस्टेंट थे कि 100 जैमर भी लग जाए तो भी उन्हें निष्क्रिय करना असंभव था। और उन दुर्लभ मौकों पर भी जब यूक्रेन की जैमिंग टेक्नोलॉजी काम करती थी तो अब वो कम असरदार थी और सिर्फ बम टारगेट से कुछ 100 मीटर दूर होने पर ही असर करती थी। कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि रूस ने ये लड़ाई जीत ली है और उसने कैप्स का इस्तेमाल बेहद विनाशकारी तरीके से किया, जिससे न सिर्फ फ्रंटलाइन डिफेंस तबाह हुए बल्कि स्कूलों और रिहायशी इमारतों जैसी नागरिक संरचनाएं भी नष्ट हो गईं। लेकिन ये ज्यादा दिन नहीं चला, क्योंकि यूक्रेन कुछ ऐसा कर रहा था जिससे ताकत का संतुलन उसके पक्ष में आ जाता। इससे पहले कि हम उस पर आएं, कुछ और बातें हैं। अगर द मिलिट्री शो से फायदा हो रहा है तो सब्सक्राइब करें। रूस के स्मार्ट प्रिसीजन बमों के असर से सालों जूझने के बाद यूक्रेन ने उन्हें रोकने का सबसे अच्छा तरीका ढूंढ लिया। एक नया जैमर जैसा पहले कभी नहीं देखा गया, जिसके सामने रूस के पास कोई जवाब नहीं है, जो उनके सबसे बेहतरीन CRPS सिस्टम्स को भी पूरी तरह बेकार बना देता है। पेश है लीमा क्वांट। यूक्रेन के रक्षा ठेकेदार द्वारा देश की प्रतिष्ठित नाइट वॉच EW यूनिट के साथ मिलकर विकसित किया गया लीमा क्वांट सिस्टम कहा जाता है कि यह कैप्स को पूरी तरह निष्क्रिय करने में सक्षम है। कंपनी के प्रवक्ता ने बताया कि यूक्रेन द्वारा सिस्टम इस्तेमाल करते ही कैप्स की प्रभावशीलता शून्य हो गई। करीब 700 किलोमीटर के मोर्चे पर दुश्मन ने पिछले महीनों में से एक में 869 कैप्स गिराए। इन हमलों के परिणाम स्वरूप 8 सैनिकों को मामूली चोटें आईं। ये आखिरी बात दोहराने लायक है। रूस ने 700 किलोमीटर यानी 435 मील की जमीन पर लगभग 1000 बम गिराए और इसके परिणाम स्वरूप केवल 8 यूक्रेनी सैनिक घायल हुए। कीव की सेनाओं के लिए यह किसी भी नजरिए से देखे तो एक चौंकाने वाली सफलता की कहानी है। रूस के लिए यह शर्मनाक विफलता और पैसे, समय, संसाधनों की भारी बर्बादी है, चाहे बम बनाना हो या गिराना। इतने बम गिराने के बाद भी कोई ठोस नतीजा या फायदा नहीं हुआ। तो ये सिस्टम असल में कैसे काम करता है? अब तक कंपनी और यूक्रेनी सेना लीमा क्वांट सिस्टम के बारे में कोई भी तकनीकी जानकारी या सटीक विवरण बताने में बहुत चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन हमें इसकी प्रभावशीलता के बारे में कुछ जानकारी जरूर है। एक प्रवक्ता ने बताया, कैब्स या तो निशाने पर नहीं लगी या उन्हें छोड़ा ही नहीं जा सका, क्योंकि गाइडेंस सिस्टम ने नेविगेशन में गलती कर दी। रूसी पायलटों को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है, क्योंकि CRPA पर नेविगेशन युद्ध रेखा से 100 किलोमीटर पहले ही खो गया था। प्रवक्ता ने बताया कि ऐसी स्थिति तब भी थी जब कंपनी ने शुरुआती लीमा EW प्रणाली बनाई, जो रूस के शाहिद शैली ड्रोन और क्रूज मिसाइल जैसे हवाई खतरों से निपटने में बेहद प्रभावी रही। करीब $1.2 मिलियन की कीमत में हर लीमा EW यूनिट पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर या प्रमुख रणनीतिक स्थानों को हवाई हमलों से बचा सकती है। 2025 में रिपोर्ट्स आई कि ये प्रणालियां रूस की सबसे तेज घातक मिसाइल किंजल्स को संभालने में सक्षम है। माक 10 7670 मील प्रति घंटा से अधिक की स्पीड तक पहुंचने में सक्षम इन मिसाइलों को ऐतिहासिक रूप से रोक पाना लगभग नामुमकिन रहा है। संशोधित मिकोयान MiG-31 इंटरसेप्टर्स द्वारा लॉन्च की गई और 4.7 टन के चौंका देने वाले वजन के साथ ये जमीन से 15.5 मील या 25 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकती है। ये लगभग 300 मील या 480 किलोमीटर की दूरी तक 1000 पाउंड या 450 किलोग्राम का पेलोड पहुंचा सकती है। यूक्रेन को मिले बेहतरीन पश्चिमी वायु रक्षा सिस्टम जैसे अमेरिकी पैट्रियट भी किंजल से निपटने में संघर्ष कर रहे हैं। इसलिए रूस यूक्रेनी शहरों, पावर प्लांट्स, सब स्टेशनों आदि पर बड़े हवाई हमलों में कम से कम 2 किंजल मिसाइलें दागता है। सौभाग्य से लीमा EW ने मैदान में प्रवेश किया और ये साबित कर दिया कि वो इन मिसाइलों में से दर्जनों को आसानी से गिराने में पूरी तरह सक्षम है।
उन्होंने बड़े अंदाज में मिसाइल की सैटेलाइट नेविगेशन सिग्नल्स को यूक्रेनी गान हमारे पिता है बांदेरा से बदल दिया, जो द्वितीय विश्व युद्ध के यूक्रेनी विद्रोही से जुड़ा है। तो जैसे ही वे यूक्रेनी लक्ष्यों के करीब पहुंचते हैं, किन्सल के सिग्नल्स को उनके दुश्मन की धुन से बदल दिया जाता है, जिससे वे अपने रास्ते से काफी भटक जाते हैं और अक्सर अपने निर्धारित लक्ष्य से सैकड़ों गज दूर जाकर गिरते हैं। संभव है कि लीमा क्वांट सिस्टम, जो इस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम का नया और ताकतवर संस्करण है, CAB ग्लाइड बमों पर भी इसी तरह असर करता हो। लीमा का लागू होना आसान नहीं रहा, क्योंकि इसमें एक बड़ी कमी है। ये दोस्तों और दुश्मनों में फर्क नहीं करता। ये आसपास की सभी चीजों को जाम कर सकता है, जिसमें यूक्रेनी ड्रोन और रूस के हवाई खतरे भी शामिल हैं। इसी कारण कुछ यूक्रेनी कमांडरों ने लीमा सिस्टम के इस्तेमाल का विरोध किया है, जैसा कंपनी प्रवक्ता ने बताया। ब्रिगेड कमांडरों ने कहा कि उनके मैविक ड्रोन और बम वर्षक मिशन में असफल हो रहे हैं, इसलिए उन्होंने EW ऑपरेशन पर रोक लगाई। ये प्रतिबंध अभी हमारी सबसे बड़ी समस्या है। लीमा के पीछे काम करने वाली कंपनी का कहना है कि इस समस्या का समाधान आसानी से किया जा सकता है अगर यूक्रेनी ड्रोन को इस तरह संशोधित किया जाए कि वे लीमा इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के प्रभावों के प्रति प्रतिरोधी बन जाए। इससे कंपनी और कुछ ब्रिगेड कमांडरों के बीच टकराव हो गया है, जिसमें दोनों पक्ष अपनी अपनी समस्याओं के लिए एक दूसरे को दोषी ठहरा रहे हैं। कुछ कमांडरों ने कंपनी पर भ्रष्टाचार की शिकायतें दर्ज कराई, जिससे लीमा क्वांट का विकास धीमा हुआ। प्रतिद्वंदी लीमा की तेज तैनाती से नाखुश होकर कानून एजेंसियों में झूठी शिकायतें करने लगे। टीम और निर्माता का काम 6 महीने से ज्यादा निलंबित रहा, जिससे भारी नुकसान हुआ। इन सब के बावजूद ऐसा लगता है कि आखिरकार स्थिति शांत हो गई है और लीमा क्वांट पहले से ही सक्रिय रूप से इस्तेमाल हो रहा है और युद्ध के मैदान पर चमत्कारी प्रभाव दिखा रहा है। निर्माताओं का दावा है कि यह सिस्टम अनोखे ढंग से प्रभावी है, क्योंकि कोई अन्य यूरोपीय संघ सिस्टम नए रूसी कोमेटा एंटीना सिस्टम का इतना अच्छा मुकाबला नहीं कर सकता। आज लीमा क्वांट एकमात्र सिस्टम है जो CRPA को 50 किमी CAB बमों को 100 किमी से ज्यादा और क्रूज व बैलिस्टिक मिसाइलों को इससे भी अधिक दूरी पर दबा सकता है। वास्तव में यह सिस्टम सिर्फ CAB बमों को रोकने के लिए ही अच्छा नहीं है, बल्कि यह मिसाइलों के खिलाफ भी, जिनमें पहले उल्लेखित किन्सोल भी शामिल है, लगातार अधिक प्रभावी साबित हुआ है। यूक्रेनी रिपोर्ट के मुताबिक पेट्रियट वायु रक्षा प्रणालियां मई 2023 में पहली बार किन्सोल को रोकने में सफल रहीं। यूक्रेनी अधिकारियों ने कहा कि समय के साथ कीव पर दागी गई 20 से ज्यादा किन्सोल मिसाइलें सफलतापूर्वक मार गिराई गई हैं। वायु रक्षा रिपोर्टिंग में अक्सर बताई गई 41 या 42 की संख्या दरअसल दिसंबर 2023 की एक मुठभेड़ से जुड़ी थी, जिसमें शाहिद ड्रोन थे, किन्सोल नहीं। इसका मतलब है कि रूस की मिसाइलों और ड्रोन की करोड़ों डॉलर की संपत्ति नष्ट हो गई और अनगिनत CAB बम व अन्य हवाई खतरे अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचे। यह सुनने में लगभग सच होने के लिए बहुत अच्छा लगता है और नए हथियारों या लीमा क्वांट जैसी नव उन्मेषी रक्षा प्रणालियों के बारे में बात करते समय सतर्कता और संयम बरतना महत्वपूर्ण है। शुरुआत में ये अजेय लग सकते हैं, पर हो सकता है रूस जल्द ही इनसे बचने का नया तरीका खोज ले। ये सतर्कता जरूरी है, क्योंकि रिपोर्टों के अनुसार रूस ने बैलिस्टिक मिसाइल रणनीतियां अपनाई हैं, जिससे कभी कभी अवरोधन दरें घट सकती है। हालांकि फिलहाल ये प्रणाली बहुत अच्छी तरह से काम करती दिख रही है और जब तक लीमा के पीछे काम करने वाली टीम भविष्य के रूसी खतरों का मुकाबला करने और अपनी तकनीक को अपडेट रखने में सक्रिय बनी रहती है, ये यूक्रेनी सेना के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित हो सकता है। यह रूस के सबसे अहम हथियारों में से एक को निष्क्रिय कर देता है, जैसा नाइट वॉच अधिकारी कहते हैं। जब इन प्रणालियों को पर्याप्त बड़े पैमाने पर लागू किया जाता है और संचालन क्षेत्रों में समन्वित किया जाता है, तो ये निर्देशित बमों और UAV की लक्षित स्थानों पर हमला करने की क्षमता को काफी हद तक सीमित कर सकती है। अगर यूक्रेन पर्याप्त लीमा क्वांट प्रणालियां तैनात करता है, तो रूस चाहे जितने भी ड्रोन, मिसाइल या ग्लाइड बम भेजे, फर्क नहीं पड़ेगा। लगभग सभी को नष्ट कर दिया जाएगा, उनके सिग्नल जाम कर दिए जाएंगे और संचार को लक्ष्य से टकराने से बहुत पहले ही अवरुद्ध कर दिया जाएगा, और यह पहले से ही हो रहा है। 2025 के अंत में यूक्रेनी अधिकारियों ने एक उन्नत इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली के जरिए रूस के ग्लाइड बमों का मुकाबला करने के नए तरीके खोज लिए थे, जो बाद में
लीमा क्वांट के रूप में सामने आई। उन्हीं अधिकारियों ने यह भी जोड़ा कि वे इन प्रणालियों का विस्तार करने की प्रक्रिया में हैं, उनकी कवरेज बढ़ा रहे हैं और उन्हें अतिरिक्त क्षेत्रों में तैनात कर रहे हैं ताकि यूक्रेन के और अधिक क्षेत्रों और बुनियादी ढांचे को एक अदृश्य लेकिन अभेद्य इलेक्ट्रॉनिक ढाल प्रदान की जा सके। इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा की ऐसी दीवार जिसे रूस के सबसे तेज और सबसे उन्नत बम और मिसाइलें भी नहीं पार कर सकती। हमें नहीं पता ये दीवार कितने समय टिकेगी। रूस शायद पहले ही अपने CRPA नेविगेशन सिस्टम के अगले विकास पर काम कर रहा हो, लेकिन कम से कम फिलहाल के लिए यूक्रेन को वो राहत मिल गई है जिसकी उसे जरूरत थी और अब उसे ऊपर से बरसते रूसी बमों का उतना डर नहीं रह गया है। वह इस राहत का पूरा फायदा उठाकर रूस के कीमती तेल बुनियादी ढांचे पर बड़े हमले कर रहा है, जिसकी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। वैकल्पिक रूप से यूक्रेनी नवाचार किस तरह रूसी सैन्य साजो सामान को तबाह कर रहा है, इसका एक और तरीका देखने के लिए इस वीडियो को देखें, जिसमें बताया गया है कि कीव के रक्षक सस्ते ड्रोन का इस्तेमाल करके क्रेमलिन के करोड़ों डॉलर के उपकरणों को कैसे नष्ट कर रहे हैं। और अधिक जानकार विश्लेषण, ताज़ा खबरों की रिपोर्ट और सामरिक विश्लेषण के लिए आज ही द मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करें।